वैभव त्रिपाठी जी के पास में आता हूँ। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभी हम लोगों ने जो पूरी बातचीत सुनी, तो एक वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी जी की बातचीत हम लोगों ने सुनी, संपादक जी सुमन जी की बात हम लोगों ने सुनी, और अभी आप एक पॉलिटिशियन हैं, आपकी बात सुनी। तो अब ये वैभव जी, आप कांग्रेस पार्टी की इसमें क्या भूमिका है, मतलब इसके ऊपर क्या समझदारी है और क्या एक्शन है? देखिए, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेके जो ये मौजूदा सरकार में सत्ता के मंत्री, अधिकारी और बड़े बड़े कॉरपोरेट धनपशुओं का जो नेक्सस है, उसके खिलाफ कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि इनकी जांच होनी चाहिए। मामला ये है कि जो मंत्री शपथ लेता है संविधान की कि वो चीजों को लीक नहीं होने देगा, भेदभाव नहीं करेगा, तो वो मंत्री और अधिकारियों के जरिए वो चीजें लीक हो रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जन मोर्चा की हमारी बहन ने भी ये बात कही, और ऐसा हुआ है। तभी नोटबंदी से पहले बहुत लोगों को कुछ चीजें पता चल जाती हैं और वो अपना सिस्टम बना लेते हैं। जमीन के अधिग्रहण में भी यही चीज हो रही है कि पहले उस पर एक अघोषित रोक लगाई जाएगी, किसान वैसे नहीं बेच पाएगा, और जब उसकी जरूरत होगी जमीन बेचने की तो ऐसे ही लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए लेके सट्टा करके वो इस नेक्सस के जो पार्ट हैं, जो घटक हैं, उनके बीच में वो फंस जाएगा। और ऐसे ही जैसे ही छूट वहां रोक हटेगी, तुरंत वो मजबूरी में कम दाम में बेचेगा, और बेच के यही हुआ। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के लिए भी कुछ जो जमीन ली जा रही थी, एक मामला आया था, आपको याद होगा कि 2 करोड़ की जमीन एक ही दिन में 2 घंटे में 18 करोड़ में बिकी, और सामने चंपत राय भी बैठे थे, वहां के मेयर भी बैठे थे, भाजपा के नेता भी बैठे थे, और जो मिडिल मैन थे वो भी। उन्होंने जमीन के मालिक को 2 करोड़ रुपए दिए और 18 करोड़, और ये बताया जाने लगा, पूरी भाजपा एक तरह से इस पे सफाई देने में जुट गई कि देखिए उन्होंने तो एग्रीमेंट बहुत पहले किया था और 2 करोड़ में तय कर ली थी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये लोग राम मंदिर में भी भ्रष्टाचार से नहीं चूक रहे हैं। तो जहां एक तरफ ये हिंदुत्व का राग अलापते हैं, वहीं ये लोग धर्मद्रोह कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति खुद के लिए कोई जमीन खरीद रहा हो और ये पता चल जाए कि जो जमीन का मालिक है और बिचौलिया उसके बीच में जो दाम फिक्स हुआ है उसका मुझे 10 गुना ज्यादा देना पड़ रहा है, तो वो व्यक्ति पहले तो सीधे मना कर देगा जमीन खरीदने से, और सीधे संपर्क साधना चाहेगा जमीन के मालिक से, या फिर उस बिचौलियों को कहेगा कि भाई जितने में लिया है उससे 2 गुना ले ले। लेकिन हुआ क्या कि राम मंदिर के लिए जमीन ले रहे थे चंपत राय, और इन लोगों ने इतना सादगी के साथ उस बिचौलियों को एक तरीके से परोस के 16 करोड़ रुपए दिए कि नहीं भाई आप तो इससे कमा सकते हैं। तो ये इनका नेक्सस है। मैं आपको बता दूं कि विश्वनाथ कॉरिडोर के अंतर्गत मैं इस बात की जांच की मांग करता रहा हूं। खैर जांच करेगा कौन, सच्चाई है, सरकार बदलने का हमको भी इंतजार है कि सरकार बदले। तो विश्वनाथ कॉरिडोर में जो जमीनें खरीदी गई, जो लोगों के मकान खरीदे गए, वो दाम कुछ फिक्स हुआ और रजिस्ट्री कुछ पे हुई, और बीच में खूब खाया गया। उसके अलावा एक मामला और है कि दो मकान के बीच में एक गली आती है, तो इस मकान के साथ भी वो गली की रजिस्ट्री हो गई और बगल वाले मकान की गली की भी रजिस्ट्री हो गई। तो मतलब उस गली का जो रास्ता था, उस रास्ते को 2 बार बेचा गया। तो इस तरीके का भ्रष्टाचार अधिकारी और भाजपा के जो दलाल हैं, नेता हैं, वो मिल के कर रहे हैं। तो इनका भ्रष्टाचार तो उजागर है। ये सरकार इस बात को मानती है और ऐसा ही करना चाहती है कि आप हमसे शिकायत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, हम सुनेंगे नहीं। और अंततोगत्वा कब तक लोग शिकायत करेंगे, थक जाएंगे, मौन हो जाएंगे। ये शिकायतकर्ता को थकाना चाहती है। अब एक ताजा मामला कोयम्बटूर में आया कि भाजपा की जो सदस्यता का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें एक सामान्य व्यापारी जो कि मिठाई बेचते थे, अन्नपूर्णा स्वीट्स के
श्रीनिवासन जी, उन्होंने निर्मला सीतारमण जी को ये कहा कि देखिए मैडम, मिठाई पे 5% टैक्स है, नमकीन पे 10% है, बन पे 0% है और बन मक्खन पे 18% है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अधिकारी भी इस बात को सुलझा नहीं पाते। तो जीएसटी के नियमों को थोड़ा सुलझा दीजिए, इसको सरल करना चाहिए। भाई मंत्री से वो एक सामान्य नागरिक और व्यापारी के नाते उन्होंने अपना सुझाव दिया और वो आए थे उसी भाजपा की सदस्यता में, उस अभियान में आए थे और 24 घंटे के अंदर निर्मला सीतारमण से माफी मंगवाया गया और तमिलनाडु की वो जो यूनिट है भाजपा की, उसने बाकायदा उस वीडियो को पोस्ट किया। अब इससे क्या संदेश देना है? सरकार ये संदेश देना चाहती है कि आप हमसे सवाल करेंगे या कोई भी बात करेंगे जो हमारे खिलाफ हो तो हम आपको इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे। ये संदेश देना हुआ कि अगर आप हमारे ऊपर सवाल खड़ा किए तो आप तैयार रहो सजा भोगने के लिए। ये भी संभव है कि आपकी जांच हो, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो इस तरीके की चीजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक तो बहुत कम लोग हैं। हर किसी को अपने जो रोजमर्रा के काम है उसके अलावा इन सार्वजनिक मुद्दों पे बात करने के लिए जनता के बीच में बहुत कुछ नहीं है। यही कारण है, आप सुनीलम जी पूछ रहे थे कि जन आंदोलन क्यों नहीं फूटा। जन आंदोलन इसीलिए नहीं फूटा क्योंकि हर आदमी इतनी बुरी तरीके से फंसा है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, वो अपने घर की उलझनों से नहीं निकल पा रहा है। इस वजह से सार्वजनिक मुद्दों पे वो सड़कों पे कम उतर पा रहा है। ऐसा नहीं था कि पहले लोग बहुत उतर जाते थे, लेकिन कमोबेश उतनी फुर्सत होती थी कि सार्वजनिक मुद्दों पे वो अपनी बात रख सके और भय मुक्त समाज में वो रहते थे। आज भय का जो माहौल बनाया जा रहा है योगी की सरकार, यहां मैं आपको बता दूं, कबीर मठ का 13 एकड़ जमीन पे कुछ भूमाफिया कब्जा कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे जो आश्रम हैं, मठ हैं जो कि बीजेपी को सपोर्ट ना भी करते हो, उनकी जमीनों पे ये भूमाफिया नेक्सस चला के उसको कब्जा करना चाहते हैं। अभी कोर्ट से उसमें राहत मिल गई है और कबीर मठ की उनके पक्ष में उसका आदेश आ गया है, लेकिन ऐसा बहुत सा नेक्सस चल रहा है जो जमीन कब्जाने के लिए। बनारस के संसदीय क्षेत्र में जितने बीडो हैं उन महिलाओं को आइडेंटिफाई करके उनकी जमीन पे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं और उसमें कब्जा करने की एक साजिश चल रही है। ऐसे कम से कम 20 मामलों को लेके मैं कमिश्नर और एसपी को मिल चुका हूं, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। सत्ता के संरक्षण में ये भ्रष्टाचार और जमीनों का कब्जा पुष्पित पल्लवित हो रहा है। एक पौराणिक मामला और बता दे, शिवपुर में एक तालाब है जो जल स्रोत है, उस तालाब को पाट दिया गया और पिछले 22 वर्षों से यहाँ की जो नगर निगम है वो सब मिलके उन भूमाफियाओं को प्रश्रय दे रहे हैं और उस पे वो कॉलोनी बरसाने की तैयारी चल रही थी। ये सब चीजें हम लड़ रहे हैं, इन लड़ाइयों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि या तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इन मामलों पे ध्यान दे और जांच कराए अपने मॉनिटरिंग में, या फिर सरकार बदलने तक हमको इस लड़ाई को लड़ते रहना पड़ेगा और सरकार बदलने के बाद ही कुछ जांच संभव हो पाएगी। वैभव त्रिपाठी जी, हरियाणा के अंदर चुनाव होना है, 5 अक्टूबर को वहां पर चुनाव है। हम वहां पर देख रहे हैं कि जनता ही चुनाव वो लड़ रही है, जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जनता उसी मुस्तैदी के साथ लड़ेगी जिस तरीके से भारत का गठबंधन वाला जो अभी हुआ कांग्रेस और सपा का, उसमें उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से हुआ वैसे ही उपचुनाव में भी होगा? आप क्या करेंगे? जी, मुझे ये बिल्कुल लगता है कि जो 24 का परिणाम है कमोबेश उसी तरीके से जनता उपचुनाव को भी लड़ेगी। इंडिया गठबंधन जो बना, भाजपाई क्या कहते हैं, गोदी मीडिया क्या कहती है, लेकिन मेरा जो अपना सोचना है वो ये है कि ये जन दबाव का गठबंधन था, जन भावनाओं का गठबंधन था। जनता ये कह रही थी कि हम वोट तो दे रहे हैं जी भाजपा के खिलाफ, लेकिन क्या हो रहा है कि भाजपा जीत रही है। तो अगर एक के बदले एक कैंडिडेट हो तो हम जीत सकते हैं, और ये 24 में करके दिखाया।
जो गठबंधन 19 में समाजवादी पार्टी का बसपा के साथ था और 17 में कांग्रेस के साथ था, लेकिन जनता एकजुट नहीं हो पाई और कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से परिणाम कैसा रहा हम सभी देख रहे हैं। लेकिन जो 19 में बसपा का वोटर, दलित भाई हमारे जो सपा या कांग्रेस के साथ नहीं थे, सपा क्योंकि गठबंधन था, नहीं वोट किया था, वो दलित वोटर बिना कहे सुने 24 के चुनाव में सपा और कांग्रेस के साथ खड़े हुए। मुझे लगता है लगभग मैक्सिमम जगह पे वो 25 से 50% तक हमारे साथ खड़े हुए। वो इस वजह से खड़े हुए क्योंकि वो जानते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, संविधान, सामाजिक जाति गणना, ये सारे मुद्दों के लिए जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन खड़ा होकर मुखर होकर आवाज उठा रहा था, वहीं भाजपा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान बांग्लादेश यही कर रही थी। तो मुझे पूरा विश्वास, जान लीजिए, एक और एक जब मिलते हैं तो 11 भी होते हैं और एक के बीच में माइनस लगाते तो 0 भी होता है। ये प्रमाणित करता है कि हम 22 के चुनाव में, 19 के चुनाव में एक और एक, जब ये दोनों कांग्रेस और सपा अलग थे तो हम किस स्थिति में थे। लेकिन जब हम दोनों एक हुए हैं तो जनता को भी एक सशक्त विकल्प मिला है, और जब जनता को विकल्प मिलेगा तो वो भाजपा को उखाड़ने में कोई चूक नहीं करेगी। एक बात पिछले सेगमेंट में छूट गई थी, तिवारी जी आप जानते हैं भली भांति, बनारस के इर्द गिर्द जो रिंग रोड बना है, रिंग रोड पे जहां डेवलपमेंट का एक स्कोप बना और पब्लिक रिंग रोड के आसपास शहर से थोड़ा बाहर ही जमीन खरीद पा रही थी, थोड़ा रेट कम था, लेकिन रिंग रोड बनने के बाद वहां अप्रोच हुई